हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में महत्वपूर्ण ही तथ्य, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। यह जो है वीडियो बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आवश्यक ही आएगा, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी लाभ उठा सके। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम इस वीडियो में लगभग 90 से 100 प्रश्न करवाएंगे, बस आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, जिसमें से पहला प्रश्न है क्या, तो देखिएगा यह जो है 1 लाइन बाई क्वेश्चन के रूप में है। देखिएगा, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, तो आप याद रखिएगा फैराडे के नियम। आपको आंसर नीचे ही दिया है। क्या बोले हैं, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, तो फैराडे के नियम। आगे देखते हैं क्या, तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती हैं, तो याद रखिएगा ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है, तो ध्वनि क्या बोले, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप ये सभी चीज़ भूल रहे हैं तो आप इसे अपने कॉपी पर नोट बनाकर लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसे एक बार जरूर देखकर ही जाइए। अगर यहाँ से प्रश्न आए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा आगे क्या है, तो सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, तो समुद्री यात्रियों के द्वारा, समुद्री यात्रियों के द्वारा। देखिएगा आगे क्या है, तो एक मिनट देखिएगा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है। सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होते हैं वे क्या हैं, तो याद रखिएगा वे एक हीलियम होते हैं। क्या होते हैं, हीलियम होते हैं। आगे देखिएगा क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो स्नायु कोशिका है, स्नायु कोशिका है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर यही प्रश्न देता है क्या, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका तंत्र कोशिका है, तंत्रिका तंत्र कोशिका है। वहाँ पर एग्जामिनर जो है प्रश्न घुमाकर ही देता है। आप लोगों को ये सब कम ही पता होगा। देखिएगा आगे, आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जाने से पहले आप इस पर एक नज़र डाल लीजिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो एक मिनट। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकुलन ने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकुलन ने किया है। आगे क्या, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आगे क्या देखिएगा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गूदेदार एवं पुष्पासन खाया जाता है। गूदेदार और पुष्पासन खाया जाता है। आगे क्या, तो देखिएगा मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। मधुमेह और डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा शरीर का अंगनाशय अंग जो होता है प्रभावित होता है। किसमें, तो मधुमेह और डायबिटीज में। आगे देखिएगा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिएगा क्या, तो कौन सा एक जल संक्रामक रोग है। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है, तो याद रखिएगा हैजा जो है एक जल संक्रामक रोग है। आगे देखिएगा क्या है, तो देखिएगा वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में जो है बादलों को जो तैरते आप देखते हैं उसका कारण क्या है, तो कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में बादलों को तैरने का मुख्य कारण आप बता सकते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो ओम किसकी इकाई है। ओम जो है किसकी इकाई है, तो प्रतिरोध की इकाई। किसकी है, तो प्रतिरोध की इकाई है।
आगे देखिएगा, वेबर किसकी इकाई है? वेबर जो है किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की। वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की। आगे देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑडियोमीटर। किसका? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या, तो प्रोजीट्रॉन। प्रोजीट्रॉन की खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा, एंडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने किया था। आगे देखिएगा क्या, तो रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने किया था। आगे क्या, तो देखिएगा, वॉशिंग मशीन। क्या? तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग प्रणाली की वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली, क्या बोले हम? वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण। क्या? तो अपकेंद्रण। देखिएगा आगे क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। साइंस से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो को देखकर ही जाएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर ही आएगा। देखिएगा क्या, तुम नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? तो बीन्स की। क्या? तो बीन्स की। आगे देखिएगा क्या है, तो देखिएगा, मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण, एक मिनट देखिएगा, मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण ये तथ्य जो इसके पहले बताए हैं ये साइंस से संबंधित है। किसे? तो साइंस से। और ये जो हम इसके नीचे पढ़ेंगे ये मुगल वंश से संबंधित या मुगल काल से संबंधित होंगे। तो जिसमें से देखेंगे, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। आगे देखिएगा क्या, तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो याद रखिएगा, लोधी वंश। किसको? तो लोधी वंश। लेकिन पूछेंगे किस शासक को? तो इब्राहिम लोधी। कौन थे? तो इब्राहिम लोधी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें से बाबर की विजय होती है। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 21 अप्रैल 1556 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। दूसरा क्या है, तो देखिएगा, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, जो सूर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में है। बिहार के सासाराम में है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। किसका? तो बुलंद दरवाज़ा का। आगे देखिएगा, आईने-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति किसके दरबार में किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कीर्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल। किसके? तो अबुल फजल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो अकबर और हेमू के बीच हुई है। अकबर और हेमू के बीच हुई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम एक प्रश्न आपको पूछते हैं जो अभी जस्ट बताए हैं। देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? पूरा डेट के साथ बताइएगा। और पानीपत की युद्ध जो हुआ
किनके बीच हुआ था, किनके बीच हुआ था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो दीवान ए इलाही नामक न्याय धर्म किसके द्वारा शुरू की गई थी? दीवान ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने क्या तो बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित हैं? तो अहमदनगर से। किससे संबंधित हो? अहमदनगर से। देखिएगा दोबारा बोलते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंप दिया किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। किससे? तो अहमदनगर से। आगे देखिएगा क्या है, तो मुगल प्रशासन व्यवसाय में मानसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने। किसने? तो अकबर ने किया था। आगे देखिएगा क्या है, तो अपने काल की महान संगीत तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थी? तो अकबर के। किसके? तो अकबर के दरबार में थे। आगे क्या है, तो देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फारसी थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है कि मुगल काल की राजभाषा क्या है? तो फारसी है। आगे देखिएगा क्या है, तो सती प्रथा की क्या तो भर्सता करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। सती प्रथा को भर्सनता करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध के दौरान भारत में मुगल वंश की नींव डली? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। मुगल चित्रकारी ने किसके शासन काल में क्या तो प्रकाष्ठ चर्मोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। आगे देखिएगा क्या, तो किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? किसने अकबर की जीवन गाथा या अकबर की जीवनी लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। किसके थे? अबुल फजल ने लिखी है। आगे क्या है, तो देखिएगा, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियां और प्राणी जगत, जंतुओं और फलों का विवरण अपनी क्या तो दैननिधि डायरी में किया है? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। देखिएगा ये प्रश्न दोबारा पढ़ देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? तो कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर। क्या बोले हैं? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 2022 को, 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में। आगे देखिएगा, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, आंसर है यहाँ पर गलती से मोर डला गया है। क्या होगा? तो कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। कबूतर किसका है? तो शांति का प्रतीक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो सतपुरा पर्वत की श्रेणी है। सतपुरा पर्वत की श्रेणी है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी? तो सतपुरा पर्वत की श्रेणी है। आगे देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है?
दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे जो कहा जाता है पंपास कहा जाता है। क्या? तो पंपास कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। कहाँ? तो कानपुर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम इसे याद करने के लिए बता रहे हैं। भारतीय दलहन, आप जब देखते हैं दाल जब खाते हैं तो बजता है। आप जब दाल खाते हैं तो बजता है, तो सुनते हैं किससे? तो कान से। किससे सुनते हैं? तो कान से। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में। हम ये नहीं कर रहे हैं कि दाल जो है खाते समय बजता है, हमें याद करने के लिए बोल रहे हैं कि जब हम दाल खाते हैं तो वो बजता है, जो हम सुनते हैं कान से। तो इसका क्या होगा? तो कानपुर। देखिएगा आगे क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया है? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरू किया था। आगे क्या है, तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया है? तो उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता ने किया था। आगे क्या है, तो देखिएगा, दुलहस्ती पावर स्टेशन की किस नदी पर है? तो दुलहस्ती, सलाल, क्या बोले हैं? दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार जो कहाँ है? तो चिनाब नदी पर। कहाँ है? तो चिनाब नदी पर। तीनों का तीनों जो है किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखेंगे। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, अमेजन नदी है। कौन है? तो अमेजन नदी है। आगे देखिएगा क्या है, तो किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुएला को। किसे? तो वेनेजुएला को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसे हम दोबारा पढ़ते हैं। देखिएगा, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को प्रवेश द्वार कहते हैं? तो वेनेजुएला को। आगे देखिएगा क्या है, तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार की क्या है उद्यानों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, सीसा उद्यानों के लिए। सीसा उद्यानों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखिएगा क्या है, तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। यह जो इस तरह का प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा बिहार के और एग्जाम के लिए है। देखिएगा, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में क्या? तो ऑस्टियो, एक मिनट देखिएगा क्या है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। देखिएगा क्या, तो एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार उपयोग के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा क्या, तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धाराओं को रोकने के लिए, अधिक विद्युत धाराओं को रोकने के लिए। आगे क्या है, तो देखिएगा, डम्फा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? डम्फा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, हम जो हैं आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। आप याद रखिएगा, डम्फा जो है कहाँ भाग गया है? तो मिजोरम भाग गया। कहाँ? तो मिजोरम भाग गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि डम्फा वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? तो मिजोरम में है।
आगे क्या है तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितनी अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5। लेकिन अगर पूछेंगे कुल कितना है तो 15, कुल कितना है तो 15, 5 जो हैं अस्थायी हैं और 10 जो हैं अस्थायी, 10 जो हैं अस्थायी और 5 जो हैं अस्थायी। इसका जो है परमानेंट के लिए, परमानेंट के लिए आइए जो है 2 साल के लिए चुना जाता है। कितना? 2 साल के लिए चुना जाता है। आगे देखिएगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची, आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल अधिनियम है, दल बदल है 10वीं अनुसूची में। आगे क्या तो देखिएगा, क्या तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, आप जानते हैं तो। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से अनेक लोगों को लाभ हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।